तो देखो कि कैंसर की प्रिवेंशन का एक टॉपिक है कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन जो है प्रिवेंशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकें ताकि हम कैंसर्स को से बच सकें, ठीक है। तो इसमें अवॉइड, फॉर एग्जांपल ले लो, मिसाल ले लो, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग। अगर हम स्मोकिंग बंद कर दें तो बहुत आसान है। देखिए, कार्सिनोमा ऑफ लंग से हम बच सकते हैं। अगर हम रेडिएशन एक्सपोजर को कम कर दें तो हम दूसरे कैंसर्स जो जितने भी हैं बच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो रेगुलर लो डोज एस्प्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखें, ये है, ठीक है। तो रेगुलर यूज़ ऑफ रेगुलर लो डोज एस्प्रिन ये प्रिवेंट करती है किससे, कोलोरेक्टल कैंसर से। इसी तरह प्रोफाइलेक्टिक बायलैटरल मस्टेक्टमी जो है, प्रोफाइलेक्टिक बायलैटरल मस्टेक्टमी हम करवा सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिसमें BRCA1 पॉजिटिव पीपल हो। और एक बार तो जब ब्रेस्ट ही जब नहीं रहेगा तो कैंसर कैसे होगा। तो ये जो है ना, आपने प्रिवेंशन में ये भी देखना है। देखिए, BRCA1 के पीपल को हमने बचपन में ही ब्रेस्ट टिश्यू उठा लिया, तो जब ब्रेस्ट टिश्यू ही नहीं है तो वो कैंसर कैसे बनेगा। तो ये भी ब्रेस्ट का जो है ना, उसमें प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो एस्प्रिन वाली बात है कि यूज़ ऑफ रेगुलर लो डोज एस्प्रिन टू प्रिवेंट कोलोरेक्टल कैंसर, इसको हम जब हम रिपीट करेंगे तो लिंक टू देंगे, ठीक है। अब एक टर्म है हमारे पास स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, याद रखें। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग इज़ अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये? मेडिकल एक टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन है। ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ये जो है पेशेंट के किसी कंप्लेन की वजह से ये नहीं आती, ठीक है, बल्कि इसको एक जो मतलब पेशेंट की किसी स्पेसिफिक कंप्लेंट की वजह से नहीं आती, बल्कि ये प्रिवेंशन की वजह से, प्रिवेंशन के ज़ुमरे में प्रिवेंशन करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कहते हैं। तो स्क्रीनिंग क्या है? बेसिकली एक टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इससे हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग से क्या करते हैं? हम पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ द डिजीज़ चेक करते हैं। एज येट अनडायग्नोज पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट को देखो, पेशेंट को ना कोई दर्द हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को ना कोई और कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, उस वक्त हम ये टेस्ट करते हैं। क्योंकि उस वक्त हम अनडायग्नोज डिजीज़ की प्रेजेंस को, जब वो खामोशी से कोई न्यूप्लाज्म चल रहा होता है तो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा टाइम है? जब ये ऐसा टाइम है जब पेशेंट को कोई साइन नहीं है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका रेशनेल क्या है स्क्रीनिंग का, ठीक है ना। रेशनल स्क्रीन का ये है कि जो स्मॉलर जो वो हैं, क्या कहते हैं, जो स्मॉलर लेंस हैं, छोटे छोटे जब मिलीमीटर्स में लेंस होते हैं, वो उनमें वो अगर हम उनको ढूंढ सकें तो उनकी मेटास्टेसिस कम होती है और इजीली कंट्रोलेबल होते हैं और कैन बी क्योर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस इसका रेशनल है, किसका? स्क्रीनिंग का, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनिंग से देखें जो हमारे जो टारगेट कौन होते हैं स्क्रीनिंग के, 8 रिस्क ग्रुप्स होते हैं इसमें टारगेट, ठीक है ना। अब चुपके से किसी को उठा के देखो मेमोग्राम करवाने के बजाय, ठीक है ना, चुपके से किसी को भी उठा के मेमोग्राम करवाने के बजाय अगर हम BRCA1 BRCA2 पेशेंट्स को ले लें, ठीक है ना, और उनका मेमोग्राम करवाएं तो ये हमारा ज़्यादा हमें फ़ायदा देता है। तो स्क्रीनिंग टारगेट हमें इसमें देखने पड़ेंगे टारगेट हमारे,
ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि स्क्रीनिंग हम पहले टारगेट देखते हैं कि हमारा टारगेट कौन होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए एट रिस्क ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस पेशेंट में BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है तो वो एट रिस्क है, तो हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे रेगुलर मेमोग्राम्स के साथ, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन के काबिल बनाती है हमें, ठीक है। और अर्ली डिटेक्शन जो होती है ना, जब भी हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं किसी पेशेंट की तो उसकी प्रोग्नोसिस बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। देखें, एक कैंसर जो लो 2 बन गया है उसको डिटेक्ट करना अगर हम करें तो वो स्टेज 4 का लो 2 हो सकता है। एक अर्ली डिटेक्शन, फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स हैं तो उनको निकालना हमारे पास आसानी होती है, तो इसलिए प्रोग्नोसिस पूरी की पूरी चेंज करके रख देती है स्क्रीनिंग। इसका फ़ायदा यही है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है वो जनरल पॉपुलेशन में एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि औरतें आके चुपके से मेमोग्राम करवाती रहें, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें ढूंढना पड़ेगा मेमोग्राम से भी कोई दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर है, तो ठीक है। तो स्क्रीनिंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन वी सेलेक्ट आवर टारगेट, और टारगेट कौन सा, एट रिस्क पॉपुलेशन। स्क्रीनिंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टेस्ट बीइंग डन इज़ एक्सेप्टेबल फॉर जनरल पॉपुलेशन, और स्क्रीनिंग की वजह से जो अर्ली डिटेक्शन होती है दैट अल्टर्स द प्रोग्नोसिस वेरी इफेक्टिवली। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखनी है। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, देखिए क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग जो है इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। इसके फिर फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग के फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1, डिजीज़ मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली एज, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट, डिजीज़ मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली एज, तो ये डिजीज़ के बारे में, ठीक है। डिजीज़ मस्ट बी नंबर 1 रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली स्टेज। एक चीज़ रिकॉग्नाइजेबल है ही नहीं तो उसको आप कैसे स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। तो इट शुड बी रिकॉग्नाइजेबल। नंबर 2, डिजीज़ मस्ट बी, पहली जो बात है डिजीज़ के बारे में है। दूसरी जो बात है वो टेस्ट के बारे में है, क्राइटेरिया टेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है कि जो प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग की। डिजीज़ मस्ट भी सबसे पहले रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली स्टेज। नंबर दूसरा, डिजीज़ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ शुड बी मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है ना। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। अगर हम एक बार उसको डायग्नोस कर रहे हैं और उसको डायग्नोस करने के बाद हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस के बाद हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस के बाद हम ट्रीट भी कर सकें, यानी ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो तो जनरल पॉपुलेशन मानेगी, ठीक है। इसी तरह नंबर तीसरे लेवल पे क्या है कि डिजीज़ शुड बी कॉमन इनफ टू वारंट स्क्रीनिंग, यानी कि कोई रेयर डिजीज़ ना हो। अब 1 लाख या 1000 में से, चलो 1 लाख में से 1 को हो रही है कुछ इस तरह की डिजीज़, इसके लिए हमें स्क्रीनिंग टेस्ट बनाना, ये करना वो करना मुश्किल हो जाता है। तो वो डिज़ीज़ कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर को ले लो। ब्रेस्ट कैंसर में देखिए हर साल पाकिस्तान में 90,000 केसेस आते हैं और 45,000 डेथ्स होती हैं, किसकी वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो ये कॉमन जो है ना डिज़ीज़ है, ये रेयर नहीं है, तो इसके लिए हमें स्क्रीनिंग ये इसका क्राइटेरिया बनता है कि हाँ यार ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर सकें। फिर दूसरा बात, टेस्ट मस्ट बी फेयरली सेंसिटिव। टेस्ट सेंसिटिव होना चाहिए, हम टेस्ट करते रहें वो डिटेक्ट ही ना कर पाए तो टेस्ट मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। और टेस्ट फिर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक भी होना चाहिए। और टेस्ट क्या है, टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन, ये भी एक बात है। और टेस्ट सस्ता भी होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में अगर आप महंगा कोई 15-20 हज़ार का टेस्ट कराएं तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर को ही तरजीह देते हैं, बल्कि वो 20,000 रुपये कभी भी आपको निकाल के नहीं देंगे, ठीक है। तो टेस्ट की ये खुसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। प्रोग्राम देखो, एडिक्वेट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ फॉर दोज विद अ पॉजिटिव टेस्ट। देखो एक पेशेंट का जो
जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है। फिर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसको एडिक्वेट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये मिसाल ऐसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ट्रीटमेंट। एक लड़की को आपने बुलाया, उसका BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, उसके मेमोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको ट्रीटमेंट कुछ हो नहीं रहा, आप मेमोग्राम करके घर भेज रहे हैं, फिर दोबारा बुला के मेमोग्राम कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो फिर वो क्यों कराएगी भाई स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि क्वालिटी ट्रीटमेंट की भी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद स्क्रीनिंग शुड बी रिपीटेड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल वही वाली बात है कि BRCA1 पेशेंट है और BRCA2 पेशेंट है, ये पॉजिटिव है, तो उस पेशेंट को आप सिर्फ एक बार करा के स्क्रीनिंग करा के घर नहीं भेजेंगे, बल्कि उसको आप हर बार बुलाएंगे एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद, और उसके बाद उस ख़ास टाइम पीरियड के बाद हम उसका दोबारा वही स्क्रीन टेस्ट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। ये इसलिए होता है कि हम ख़ास पीरियड कैसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए एक सेल है, इसकी हमने डिवीज़न देखनी होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर बहुत स्लोली ग्रो करता है, तो हम उस पेशेंट को 3 साल 4 साल बाद हम बुलाते हैं। अगर कोई सेल हाँ इस तरह है कि साल के अंदर अंदर बढ़ जाता है, तो हम उसकी स्क्रीनिंग जल्दी बुला के भी कर सकते हैं, हर महीने हर हफ्ते, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सेल की प्रोलिफरेशन कैपेबिलिटी कितनी है। अगर वो सेल स्लो ग्रोथ कर रहा है तो हम सालों में एक बार बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी हम सालों में बुलाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इस तरह, ठीक है। इसके अलावा देखें बेनिफिट्स जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के, दैट शुड बी मोर एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल हार्म, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है किसका, क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग का। इसमें हमने डिजीज़ के बारे में कुछ बातें की, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के बारे में, और प्रोग्राम के बारे में, पूरे के पूरे प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें की, ठीक है। देखो जो यूनाइटेड किंगडम्स में क्या होता है कि एक सर्वाइकल स्मीयर ऑफ़र किया जाता है पेशेंट्स को ऑन द 3 ईयरली बेसिस। सर्वाइकल स्मीयर जो है ऑफ़र किया जाता है अप टू 6 साल तक, 60 साल तक की औरतों के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो याद रखें अक्टूबर 2015 में इसमें एक चेंज आया। अक्टूबर 2015 से पहले क्या होता था, हम मेमोग्राम करते थे, मेमोग्राम्स करते थे जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए, और ये एनुअल होते थे। अक्टूबर 2015 से पहले ये एनुअल हुआ करते थे, और कब से होते थे, हर 40 साल की उम्र के बाद की लड़कियों के एनुअल ये मेमोग्राम्स होते थे। बट यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा बट आ रहा है। बट इसके बाद अब क्या हो रहा है, अब एक जो फीमेल है विद एवरेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, वो 45 ईयर्स के बाद से मेमोग्राफी ये स्टार्ट करेगी। ये अक्टूबर 15 के बाद ये वो आया है जो रिकमेंडेशन, ठीक है, कि 45 साल, पहले हम 40 साल से स्टार्ट करते थे, अब टिल 60 साल ना, ठीक है ना, अब टिल 7 साल, और ये एनुअल था। लेकिन अब क्या है कि 45 साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोग्राफी, और ये भी हर साल है, ठीक है, हर साल मेमोग्राफी करेंगे। और कब तक करेंगे, 45 से 44 54 ईयर्स ऑफ एज तक। इसके बाद हर दूसरे साल यानी कि मेमोग्राफी करेंगे, ठीक है। 54 ईयर्स के बाद हर दूसरे साल, यानी फिर 56 को मेमोग्राफी होगी, 58 को मेमोग्राफी होगी। तो ये न्यू रिकमेंडेशंस हैं। न्यू रिकमेंडेशंस अक्टूबर 2015 में आई हैं, और क्या हैं कि औरत मेमोग्राफी स्टार्ट कराए 45 साल के बाद एनुअली अप टिल 54 ईयर्स। उसके बाद जो है हर दूसरे साल एक बार, यानी अगर 54 ईयर्स के बाद फिर 56 ईयर्स पे आएगी, वो 58 ईयर्स पे आएगी। तो ये अक्टूबर 2015, याद रखें अक्टूबर को हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है मंथ भी कहते हैं, याद रखें।
ठीक है। अब ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग देखते हैं। देखिए, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग में डिफरेंट एमसीक्यूज़ भी हैं, ये आपने देखने हैं, ठीक है। और रिपीट में हम ये सारे देख लेंगे। देखें, ग्रेडिंग जो है इट इज़ होती क्या है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश, ठीक है। ग्रेडिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश एस्टिमेट ऑफ एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, ग्रेडिंग इज एन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश एस्टिमेट ऑफ एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्यूमर बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, याद रखें, ठीक है ना। तो ट्यूमर्स जो हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हो सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिक्रीजिंग, in order of decreasing descent differentiation और क्या, और इंक्रीजिंग एनाप्लेजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आगे जाता है, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन कम होती जाती है, और इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन और इंक्रीजिंग एनाप्लेजिया, डा याद रखें, ठीक है। डा, डी फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन और इंक्रीजिंग एनाप्लेजिया, अजिट, एनाप्लेजिया अजिट बुजिंग, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन खरीद बुजिंग, डिक्रीजेस डाउन, ठीक है, डिफरेंशिएशन गोज डाउन, एनाप्लेजिया गोस अजिट। कैसे, जैसे ही हम पहले स्टेज से आगे इस तरफ जाते हैं, स्टेज 4 की तरफ, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे ही जब भी ट्यूमर सेल्स जो हैं अगर वो रिजेंबल करें सेल ऑफ ओरिजिन से, ठीक है, ट्यूमर का सेल रिजेंबल करे सेल ऑफ ओरिजिन, ऐसे केस में एनाप्लेजिया लो होगी और डिफरेंशिएशन हाई होगी, ठीक है, डिफरेंशिएशन हाई होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर सेल बिगड़ता जाएगा स्टेज 4 की तरफ, तो डिफरेंशिएशन लो होगी, एनाप्लेजिया ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्टेजिंग का, स्टेजिंग टॉपिक, ठीक है। स्टेजिंग हम कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द प्राइमरी लेयन हम स्टेजिंग को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यानी कि स्टेजिंग इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्राइमरी लेयन, रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस। 3 चीज़ें। नंबर 1 साइज ऑफ प्राइमरी लेयन, रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट और एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मेट्स की बेस पे हम स्टेजिंग करते हैं। मोस्ट डिस्क्रिप्टिव इज़, वैसे तो हम स्टेजिंग की बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन मोस्ट जो फेमस जो है वो TNM स्टेजिंग सिस्टम है, TNM स्टेजिंग सिस्टम, ठीक है। अब तो TNM में T क्या है, T स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ट्यूमर, N स्टैंड्स फॉर रीजनल लिम्फ नोड और M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है ना। अब T1, T2, T3, T4 हम it describes increasing size of the ट्यूमर, N0, N1, N2, N3। देखो अब T में 0 नहीं है, T में 0 नहीं है, N से 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें फिर इंक्रीजिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बताता है। M फिर 0 और 1, ठीक है। M0 मतलब एब्सेंस ऑफ मेटास्टेसिस, M1 मतलब प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस। तो इस तरह हम TNM क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशंस देखें, इनके 2 पर्पसेस होती हैं इन्वेस्टिगेशंस के, ठीक है। दे सर्व 2 पर्पसेस। फर्स्ट, दे आर एम्ड एट हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल कंफर्मेशन ऑफ द कैंसर, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल कंफर्मेशन ऑफ द कैंसर के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है, ठीक है। याद रखें कि डायग्नोसिस कैन बी मेड कॉन्फिडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैन बी मेड कॉन्फिडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस वेयर डायग्नोसिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। देखो ऐसी चीज़ें भी हैं
जहाँ पे टिश्यू डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे केसेस भी हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है डायग्नोसिस कैन बी कॉन्फिडेंटली मेड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा पर्पस जो है वो है देखो डायग्नोसिस जो इन्वेस्टिगेशंस आर यूज टू देखो असेस द एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी डिजीज़, यानी कि लोकल इन्वेजन चेक करने के लिए। और इसी तरह जो डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस आर यूज टू लुक फॉर द एविडेंस ऑफ सिस्टेमिक स्प्रेड मेटास्टेसिस देखने के लिए। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करते हैं हमारे पास, लोकल इन्वेजन को असेस करते हैं और मेटास्टेसिस को असेस करते हैं। इसको असल में हम कहते हैं स्टेजिंग वर्कअप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेजिंग। जब भी कोई डॉक्टर कंसल्टेंट आपसे पूछे डायग्नोसिस तो हो गई, अब क्या किया जाए। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस हो गई है, आपका एक केस है, लॉन्ग केस है, शॉर्ट केस है, पेशेंट डॉक्टर पूछता है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर, इसका ब्रेस्ट कार्सिनोमा या इसका डायग्नोस हो गया है, नेक्स्ट आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो मैनेजमेंट में आपने एकदम ही छलांग मार के मस्टेक्टमी, ओफोरेक्टमी या फिर इस तरह कोई चीज़ें आपने नहीं बतानी। उसका आंसर उसका आंसर क्या है, स्टेजिंग वर्कअप। ठीक है। स्टेजिंग वर्कअप हम कहेंगे कि सर हम इसकी पहले स्टेजिंग वर्कअप करेंगे, कौन सा स्टेज है, और फिर डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो प्रिसाइज जो डायग्नोसिस है ये प्रिसाइज डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छी थेरेपी दे सकें। ठीक है। ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेशंस के दो पर्पसेस हमने देख लिए, हिस्टोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल कंफर्मेशन। हमने ये भी देखा कि डायग्नोसिस कैन बी कॉन्फिडेंटली मेड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू डायग्नोसिस, टिश्यू हिस्टोलॉजी। इसके अलावा हमने ये देखा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे टिश्यू हिस्टोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये देखें कि डायग्नोसिस इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेशंस आर यूज फॉर स्टेजिंग वर्कअप प्रोसेस। स्टेजिंग वर्कअप मतलब ये एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी डिजीज़, लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस हम इससे देख पाते हैं। और फिर हमने कहा कि एक प्रिसाइज डायग्नोसिस ज़रूरी होती है ताकि हम एक अच्छी सी थेरेपी दे सकें पेशेंट को। ठीक है। ठीक है। अब फिर देखें कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो दो तरह की हैं, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं और स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो पहले डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन देखें। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो हैं ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर। ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस एक लॉजिकल ऑर्डर के तहत चलने चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले हम सिंपल टेस्ट करवा लें, जैसा कि ट्यूमर मार्कर्स हो गए, सिंपल टेस्ट ये एक सिंपल टेस्ट है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करें किसकी तरफ, कम्प्लेक्स टेस्ट की तरफ। ठीक है। तो ये एक अच्छा जो है स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। ठीक है। अब प्लेन एक्सरे जो है हम करवा सकते हैं किसी भी ऐसे पेशेंट के में जो जिनका सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, STT सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है। तो मैंने क्या कहा कि प्लेन एक्सरेस ये सॉफ्ट STT सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर दिखा सकते हैं, याद रखें। प्लेन एक्सरेस दिस इज़ अ डिप्रेसर ऑल्सो। प्लेन एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू दिखा सकते हैं, लेकिन फॉर ट्यूमर्स ऑफ द इंटेस्टाइन, स्टमक आप क्या करेंगे, आप कंट्रास्ट के साथ एक्सरेस लेंगे, कंट्रास्ट के साथ एक्सरेस लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह जो लाइकवाइज है ये लाइकवाइज फॉर डीपर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। डीपर स्ट्रक्चर्स क्या है, हमें CT स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी, MRI की ज़रूरत पड़ेगी, PET स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ठीक है। फिर हम बायोप्सीज़ ले सकते हैं। बायोप्सीज़ हम कैसे लेंगे, अल्ट्रासाउंड और CT गाइडेंस में हम बायोप्सी लेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम CT ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं। CT गाइडेंस में हम बायोप्सी ले सकते हैं। तो वैसे CT गाइडेंस के साथ बायोप्सी कैसे ले सकते हैं, इतनी सारी रेडिएशन है, डॉक्टर कैसे लेगा, ये भी एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ। ठीक है। इसी तरह एंडोस्कोपी के थ्रू, लोअर एंडोस्कोपी,
अपर जीआई एंडोस्कोपी के थ्रू भी हम बायोप्सी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेशंस कौन से हैं, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस। मैंने कहा था ना कि 2 टाइप्स की इन्वेस्टिगेशंस है हमारे पास, कौन कौन सी, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस और स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस। तो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, इनका एम क्या होता है, इनका एम ये होता है कि हमने डिटरमाइन करना है एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ को, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ को। उसके बाद हमने डिफ़ाइन करना है ट्रीटमेंट प्लान, ये भी एक एम होता है, डिफ़ाइन करना, ट्रीटमेंट प्लान को डिफ़ाइन करना स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन का एम। देखो इसके 3 एम्स हैं, हमने क्या करना है, हम इसके एम्स क्या हैं, एम्स में से डिटरमाइन करना है एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ को, डिफ़ाइन करना है ट्रीटमेंट प्लान को, और नंबर 3 नो हाउ द प्रोग्नोसिस, ठीक है, कि प्रोग्नोसिस क्या है, ये भी स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अगर हम पेंक्रियाज के जो एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ के बारे में देखें तो ये सीटी स्कैन बेस्ट हमें बताएगा। अगर हम रेक्टम के कैंसर के जो एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ के बारे में देखना चाहें तो हम एमआरआई हमें सबसे बेस्ट बताएगा। इसी तरह एसोफेजियल कार्सिनोमा के जो एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ को हम देखना चाहें तो हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये 3 चीज़ें ये याद रखें, ठीक है ना। रेक्टम के लिए एमआरआई, पेंक्रियाज के लिए सीटी और एसोफेगस के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। तो ये तो था लोकल एक्सटेंट के लिए। अब मेटास्टेटिक जो स्प्रेड है, ठीक है ना, एक्सटेंट की अलग बात है, मेटास्टेटिक स्प्रेड की अलग बात है। तो स्प्रेड के लिए फिर हम जो है लेप्रोस्कोपी के ज़रिए कुछ केसेस में, फिर पेट स्कैन हम यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन यूज़ करते हैं। तो ये स्प्रेड के लिए ये इन्वेस्टिगेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मेटास्टेटिक स्प्रेड कैन बी डिटरमिन्ड बाय वैरायटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लाइक बोन स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, लेप्रोस्कोपी। इसमें बोन स्कैन भी ऐड कर दें, ठीक है, बोन स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, लेप्रोस्कोपी। तो ये स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस की कुछ एग्जांपल्स।